चलो वंस अगेन स्वागत आप सबका। आज हम फिंगरप्रिंट के एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है रिपोर्ट को स्टडी करना, यानी रिपोर्ट में दी हुई चीजों को अच्छी तरीके से समझना और उसको रिप्रेजेंट करना। क्योंकि डीएमआईटी बहुत हद तक ऐसा लगता है कि नहीं, रिपोर्ट में तो सब कुछ अपने आप आ जाता है, उसके अनुसार ही हमको बताना होता है, बराबर है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है डीएमआईटी में, ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो बात होती है कि चीजों को समझना। इसलिए कभी भी किसी को, जैसे आज आप फिंगरप्रिंट लेते तो कल ही उसको देख नहीं देना, एक दो दिन पहले समझ लीजिए, कुछ लुक्स निकाल लीजिए। और जब हम बात करते तो पेरेंट्स से भी एक बात कर लेना, पेरेंट्स से बात कर लेना, फिर उनके आधार पे बच्चे पे बात करना, और उसके आधार पे आपका जो एनालिसिस क्या इंपॉर्टेंट देता है वो ध्यान में रखना। जब आप इन तीनों चीजों का तालमेल बनाओगे ना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि डीएमआईटी एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता है आपसे, यानी बच्चा क्या बोलना चाहता है, उस बच्चे की एक्शन एक्टिविटी कैसे। रिपोर्ट क्या होता है, एक जनरल यूनिवर्सल होती है, इसमें खाली परसेंटेज के हिसाब से आते हैं। लेकिन अगर इसको सही वे में पढ़ने का ढंग क्या होता है, पैटर्न के हिसाब से पढ़ो। उसकी उंगली में किस टाइप का पैटर्न है, जैसे किसी का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा दिखाता है, लेकिन वैसा होता नहीं है उसका आईक्यू लेवल। इन वन के हिसाब से तो उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन वो आईक्यू में उतना अच्छा नहीं, क्योंकि वहां पे आईक्यू में आने वाला पैटर्न भी बहुत मायने रखता है कि कौन सा पैटर्न आया है। जैसे आईक्यू लेवल, ठीक है, आईक्यू क्या बनता है, कैसा बनता है कि आईक्यू बनता है आपकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी और लॉजिकल इंटेलिजेंस को मिला के। अब सपोज ये दोनों में जो पैटर्न आ रहा है, दोनों में अगर सपोज पैटर्न आ रहा है आपका अल्नर लूप, तो क्या होगा, क्या इसका आईक्यू सही में माना जाएगा, इसकी जजमेंटल एबिलिटी को माना जाएगा। आईक्यू यानी होता है जजमेंटल एबिलिटी, तो आप इसकी जजमेंटल एबिलिटी को मान पाएंगे? डेफिनेटली नहीं मान पाएंगे। क्यों नहीं मान पाएंगे? क्योंकि अल्नर लूप जो होता है वो कॉपी बेस्ड होता है, इसका आउटपुट ही लोगों पे टिक के होगा, तो इसका आईक्यू भी लोगों पे डिपेंडेंट होगा, जजमेंटल एबिलिटी भी लोगों को डिपेंडेंट होगी, लोगों को ऑब्जर्व करके ही वो उस आईक्यू को कैरी करेगा, उस रिएक्शन को बताएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईक्यू किसी में क्या होता है, अल्नर लूप होता है और वहां पे फिंगरप्रिंट ज्यादा होगा, फिंगरप्रिंट के रीजन ज्यादा होगा। तो हमारा रिपोर्ट क्या दिखाता है कि उसका आईक्यू बहुत जबरदस्त है। रिपोर्ट एनालिसिस देता है आपको कि आईक्यू उसका जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट किससे बनता है, जो रीजेस आप एंटर करते हो रिपोर्ट में, जो रीजेस को, जो लाइन को काउंट करते हैं, उसके हिसाब से वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा आईक्यू है, तो इसका आईक्यू सबसे ज्यादा होगा, उसका आईक्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइन उसमें आती है। तो ध्यान में रखना एक बात कि आईक्यू उसी में ज्यादा रहेगा जिसका एनालिटिकल ब्रेन अच्छा होगा, जिसका एनालिटिकल ब्रेन अच्छा होगा, चीजों को एनालिस करने की एबिलिटी अच्छी होगी। तो आईक्यू में वो बंदा क्या करेगा, ग्रामेटिकल पोर्शन को बड़े अच्छे से करेगा, क्योंकि रट्टा मारने वाला सिस्टम जो है ना, ये कॉपी बंदा है, तो रट्टा मारने वाले सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ लेगा। लेकिन परफॉर्म करने वाले सिचुएशन जहाँ पे आती है, जहाँ पे जजमेंटल एबिलिटी आती है, जहाँ पे आपको डिसीजन देने की एबिलिटी आती है, वहां पे ये बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसका खुद का क्रिएशन नहीं होता। सेम कंडीशन को हम, सेम पैटर्न को हम क्रिएटिविटी में काउंट करते हैं, सेम पैटर्न को सीक्यू क्वालिटी में डालते हैं। कभी किसी का सीक्यू बहुत अच्छा आ जाता है, क्रिएटिव क्वेश्चन जो होता है बहुत अच्छा आ जाता है, तो क्रिएटिव क्वेश्चन जो बनता है वो आपके नेचुरलिस्ट से बनता है और पिक्चरोग्राफिक मेमोरी से बनता है। नेचुरलिस्ट कितना है और आपका पिक्चरोग्राफिक कितना है, नहीं सॉरी, म्यूजिकल और शायद पिक्चरोग्राफिक के मिल के सीक्यू बनता है, आपका क्रिएटिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्रिएटिव क्वेश्चन क्या बताता है, अगर इसमें भी सपोज कॉपी लर्नर है तो वो सच में क्रिएटिविटी कर सकता है? उसको तो दूसरा आउटपुट लगेगा ना, वो क्रिएटिविटी ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी कोई चीज बोलते समय उनको हमारे दिमाग में ध्यान रखना हमको जरूरी होता है कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन, कौन सा टाइप का पोर्शन उसमें आ रहा है। अगर हमने उस पोर्शन को आइडेंटिफाई नहीं किया,
या हमने उस चीजों को हमने देखा ही नहीं है, तो क्या होगा, हमारा जजमेंटल गलत हो जाएगा ना। हम बोलेंगे बच्चा तो बहुत क्रिएटिविटी है, और माँ बाप बोलेंगे कि यार बच्चे में तो कुछ क्रिएटिविटी दिख ही नहीं रही। हम बोलेंगे नहीं, उसके इनबर्न में तो क्रिएटिविटी भरी पड़ी है। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसमें जो है क्रिएटिविटी की भावनाएं भरी पड़ी है, लेकिन ये क्रिएटिव क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उसका वो इंटेलिजेंस कम होगा। उसका इंटेलिजेंस क्या होगा, कम होगा। इसलिए अभी क्या होते है, बच्चे के क्वेश्चन डेवलपमेंट में ज्यादा जो साइंस होती है भर देती है। पहले क्या होता है, आईक्यू की तरफ अटेंशन ज्यादा देती थी, अब देखो अभी मार्केट में जो चल रहा है तो ईक्यू की तरफ लोगों की धारणाएं ज्यादा चल रही। नहीं, तो आप अभी देखो कि जो हमारा जो अटेंशन ज्यादा बढ़ रहा है वो किस चीज के लिए बढ़ रहा है, ईक्यू के लिए बढ़ रहा है। अभी आपको ईक्यू डेवलप करने की ट्रेनिंग मिलती है। आज सॉफ्ट स्किल में आपको क्या पढ़ाया जाता है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जब आप अटेंड करते हो तो वहां पे क्या पढ़ाया जाता है, ईक्यू को बढ़ाना, इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप करना। साइंस मानती है कि आईक्यू जो होता है मार्केट में डील करने के लिए 20% ही काम आता है, सबसे ज्यादा जो काम आता है आपका ईक्यू। जजमेंटल एबिलिटी आपकी कितनी 20% काम आती है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपका काम आता होगा तो वहां पे क्या आता है, आपका ईक्यू, लोगों के ब्रेन सेट को समझने की कला। ईक्यू यानी आगे वाले के ब्रेन सेट को समझने की कला, यानी उसके मन के वाइब्रेशन को पकड़ना कि वो क्या सुनना चाहता है, यानी किस नीड को लेके आना चाहता है, और आप क्या बोलोगे तो उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी। समझ में आया, ईक्यू क्यों लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज होती है ये हमको पता चलती है कि उसकी नीड क्या है, बेसिक नीड क्या है, और वो नीड को आप पकड़ लोगे और उसके अकॉर्डिंग बात करोगे तो बेनिफिट होगा। अगर उसकी नीड ही हमको पता चली, सपोज हमको उसकी नीड ही नहीं पता चले, उसकी नीड नीड तो उन्होंने बोल दिए लेकिन उसका समाधान ही नहीं दे पाया, आपने बात बहुत अच्छी की उससे, बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन समझाने के बाद भी उसका समाधान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसके अंदर में डेवलप होने वाली इमोशनल वाइब्रेशन को नहीं पकड़ा। आपने उसके ब्रेन में जो भी कुछ चल रहा है उसके वाइब्रेशन को नहीं पकड़ पाए, या आप उसको डील नहीं कर पाए। तो इसके कारण ही उस बंदे ने क्या किया, आप इतने अच्छे बात करके 100% भी इसको इफर्ट दे के उस बंदे ने आपके जजमेंटल पे खरा नहीं उतरा, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग हमारे साथ रहते तो है, बोलते तो है, लेकिन अपने जजमेंटल पे हमको उतारते नहीं है। जैसे बहुत आपको लगता है मैंने तो 100% इफर्ट ले लिया है, बंदा आएगा मेरे पास, 100% मेरे पास आएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो बंदा होता है ना मेरी बात मानेगा, लगता है 100% हमको ऐसा। लेकिन जब ऐसा लगता है ना तब देखना, तभी वो बंदा क्या करेगा, अपने डिसीजन को चेंज कर देगा, आपको आपके पास रहेगा तो बोलेगा मैम मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आपसे बात करता हूँ, मैं कल इसके बारे में बात करता हूँ। दूसरे दिन जाता तो वो बंदा कभी हमसे वो बात करने आता ही नहीं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसा अगर हमारे साथ क्यों हुआ, तो इसके लिए जो मायने रखता है हमारा ईक्यू। उसके लिए क्या मायने रखेगा हमारा ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, कि इन क्वेश्चन को कौन से पैटर्न को देख के बनता है ये हमको पता रहना चाहिए, कौन से पैटर्न की क्या गतिविधियां होती पता चलना चाहिए, कौन सा हमारे बॉडी का इनपुट सिस्टम होता है, कौन सा हमारे बॉडी का आउटपुट सिस्टम होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। जब आप इस सिस्टम को देखोगे, कौन सी एबिलिटी, कौन सी
क्रिया है कौन से ब्रेन में होती जा रही है, ये जब आपको समझ में आएगा तब जाके ही हम इस क्रिया को, इस मैथ को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हम इस क्रिया को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमको वो फंक्शनिंग कैसा हुआ वो ही नहीं पता है। तो सबसे पहले जरूरी बात होती है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इनको समझो। कोई चीज को आप तभी डेवलप कर पाओगे जब उस चीज को बनने की कला आप में पता होगी। ठीक है, उस चीज को बनने की विधि को आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन बना है तो कैसे बना, रेमेडीज कैसे देते हो आप। रेमेडीज देने के लिए आपको उस चीजों के बारे में पता रहना चाहिए कि इसकी गलतियां कहाँ हो रही, इसकी खूबियां क्या है, किस चीज को ये अच्छा कर सकता है, किस चीज को अच्छा नहीं कर सकता। गलतियां खूबियां तो पता रहनी चाहिए। कौन सा पार्ट, जैसे कौन सी उंगली का कौन सा फंक्शन आप पढ़ रहे हो और वो कहाँ पे आ रहा है, उसके एक्शन में आ रहा है, थिंकिंग में आ रहा है, टैकल में आ रहा है, साउंड में आ रहा है कि विजुअल में आ रहा है, ये भी थिंग आपको पता रहनी चाहिए। इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम पर्सनैलिटी, एक साइड जो होता है इनपुट को दिखाती है, दूसरी साइड आउटपुट को दिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी, तो ये इनर क्रिएशन को बताएगी और इसी का रिफ्लेक्शन आपके आउटर क्रिएशन पे आएगा। इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी, इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी, अगर अंदर में अच्छा सोचोगे तो बाहर में लोगों के लिए अच्छा सोच पाओगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपके अंदर बाहर में एक जंग चढ़ती जाएगी जिसके इसमें आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाओगे। दो डिफरेंट पैटर्न यानी दो डिफरेंट एनर्जी को कैरी करने की एबिलिटी। लॉजिकल और स्पैटल, ये दोनों ही जो होते हैं इंडेक्स फिंगर के होते हैं, ठीक है। लेकिन स्पैटल जो होती है, स्पैटल और म्यूजिकल, यानी हमारी इंडेक्स और हमारी ये वाली उंगली, ये मिला के हमारा जो बनता है, ये कौन सा क्रिएटिव क्वेश्चन बनता है, ये कौन सा बनता है, क्रिएटिव क्वेश्चन बनता है। और इधर की ये दो उंगलियां पकड़ेंगे, ठीक है। हमने सॉरी, राइट की ये दो उंगलियां जब पकड़ते हैं, ये दो उंगलियां, ठीक है, राइट की कौन सा, इंडेक्स और रिंग फिंगर, तो ये जो बन जाता है ये हमारा लॉजिकल इंटेलिजेंस, आईक्यू को बनाता है। ये दो फिंगर जो होती है हमारे आईक्यू को बनाएगी, और ये दो जो फिंगर होती है ये हमारे इसमें जो क्रिएटिव क्वेश्चन को बनाती है, ये क्रिएटिव को बनाएगी, ये आईक्यू को बनाएगी। दोनों थंब हमारे बॉडी के अंदर है, तो दोनों थंब किस, हमारे ईक्यू पोर्शन को बनाती है। ईक्यू, दो पोर्शन किसके लिए बनेगी, ईक्यू के लिए बनेंगे। और हमारे दो मिडल फिंगर, दो मिडल फिंगर और लिटिल फिंगर, दोनों लिटिल फिंगर मिला के, दो मिडल फिंगर और दो लिटिल फिंगर मिला के हमारा एक्यू क्वेश्चन डेवलप होता है। एक्यू, एडवर्सिटी क्वेश्चन, चीजों को समझने की और विपरीत परिस्थिति में डिसीजन लेने की एबिलिटी। तो इतने सारे फिंगरप्रिंट के पैटर्न होते हैं, तो उसी आधार पे आप जजमेंटल करो। देखो रिपोर्ट क्या बोलती है, रिपोर्ट पे एक एनालिसिस होती है, थियोरेटिकल एनालिसिस होता है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न भी आपको पढ़ाने का एक मोटो इसलिए होता है कि पैटर्न के हिसाब से भी आपको बोलना होता है। कभी कभी इसलिए डीएमआईटी मार्केट में फेल हुआ या इसलिए इसका आउटपुट पॉजिटिव वे से नहीं आया, क्योंकि हमने जैसा दिखा वैसा उसको पढ़ना चाहा, हमने खुद के ब्रेन को नहीं लगाया, खुद के एनालिटिकल ब्रेन को नहीं यूज किया, ठीक है। हमने पैटर्न को इग्नोर किया। हमने क्या किया, जिस परसेंटेज दिखते हैं, यार यहाँ पे तो ये परसेंटेज बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसमें इस बंदे में ये पोर्शन तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वो कब ज्यादा होगा, जब वहां का पैटर्न पोटेंशियल होगा। कोई बंदा एडोप्टिबिलिटी ले सकता है, कोई बच्चा एडोप्टेबल नेचर का होगा कि नहीं होगा, ये कैसे देखोगे उसके पैटर्न के, अगर रोल पैटर्न उससे इनर आउटर में होगा तो ध्यान में रखना कि वो बंदा कभी भी बाहर के नेचर को एडोप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी इनर आउटर पर्सनैलिटी सेम क्वालिटी की है, वो नए बदलाव को नहीं ले पाएगी। आज नोकिया बदलाव के बारे में हम अगर एग्जांपल देते हैं, नोकिया का क्यों देते, क्योंकि उसने खुद को नहीं बदल पाया। सैमसंग उसके पीछे से आया और उसने खुद को बदला, तो आज उसके मॉडल मिलते हैं हमको।
तो बोलने की बात ये होती कि सिस्टम को बदलाने की जो एबिलिटी आपके अंदर होती है, वो एबिलिटी आपका फिंगरप्रिंट आपको बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्क जैसा होता है। डिस्क ये जो बताती है ये किस टाइप की दिखाता है, जैसे प्राइमरी यानी आपकी फर्स्ट पर्सनालिटी स्टडी, और सेकेंडरी यानी होती है आपकी जो इनर पर्सनालिटी जो होती है वो होती है इम्प्लूशन, यानी होगी पिकॉक। दो पर्सनालिटी आपके थंब में जो पैटर्न होता है, तो पहले पैटर्न में डव इसलिए होगा कि रेडियल या अल्नर लूप होगा। आ गया, डव इसलिए होगा कि अल्नर या रेडियल लूप होगा, और दूसरे में इन्फ्लूशन आया। ठीक है, सेकेंडरी पर्सनालिटी जो इनर पर्सनालिटी होती है, सेकेंडरी यानी इनर पर्सनालिटी, राइट हैंड में इनके आज पैटर्न होगा, इसलिए ये पर्सनालिटी इनकी है। तो जब आप इनके बारे में बोलोगे, इनके बारे में, इनके नेचर के बारे में तो इन्फ्लूशन और स्टडी दोनों मिला के बतानी है। स्टडी आउटर में लोगों को ऐसी पर्सनालिटी दिखेगी, और इनर में इन तरीके से क्रियाएं इनके लाइफ में चलती रहेगी। ठीक है, बाद में जब ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ से ही हमको पता चलता है कि उसके दिमाग में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। यहाँ से क्या पता चलेगा हमको, उसके दिमाग में क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। ये जो होता है इस क्वेश्चन से हमको पता चलता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे पूरे 0% दिख रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे यार नहीं, ये बंदे में तो ये क्रियाएं ही नहीं होगी, यानी इसका मतलब ये बंदा जो होता है इतनी क्रियाएं उसके बॉडी में होती ही नहीं होगी। इंट्रापर्सनल में बिल्कुल ये खुद को अटेंशन नहीं देता है बंदा, खुद के प्रति सोचता नहीं है। लॉजिकल में है तो यार इसका तो आईक्यू भी नहीं है, इमेजिनेशन ही बराबर नहीं करता है, नेचुरलिस्ट नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, इसका नेचर के प्रति अट्रैक्शन नहीं होगा, विजुअलाइजेशन नहीं होगा, तो चीजों को देख के विजुअलाइजेशन करने में इसको दिक्कत जाती होती है। बराबर ऐसा आपको लगेगा। इस रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं हम, तो इसके आधार पे, इसके परसेंटेज के आधार पे आप क्या करोगे, इसको बोलोगे यार सर आपका बच्चे में तो आईक्यू लेवल ही है ही नहीं, बोलोगे ना आप। इस रिपोर्ट को देख के आप ऐसा ही बोलोगे। ये खुद को यस बच्चा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देता, समझ नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे 0 दिखा रहा है। बराबर है, यस आप अगर पढ़ोगे तो इसी ढंग से पढ़ोगे ना रिपोर्ट को। यस सर, ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ। बराबर है, लेकिन बात क्या होती है कि हम जब उसके अंदर के पैटर्न को देखते हैं, तो X4 पैटर्न लिखा है, X4 पैटर्न है, तो ये जो पैटर्न है ना, आज का अल्नर पैटर्न होगा, आज का रेडियल पैटर्न होगा। ठीक है, आज विथ रेडियल, साथ में आज विथ रेडियल होने के कारण इस पैटर्न को गौर से देखोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि इसका पोटेंशियल हाई होगा। इसकी क्या होगी, भला ही एनर्जी लो होगी लेकिन पोटेंशियल हाई होगी। तो शुरुआती गुणों में उसमें वो चीजें नहीं दिखेगी, जैसे इंट्रापर्सनल क्वालिटी यानी सेल्फ को अटेंड बोलते ना, सेल्फ को वैल्यू देने की कला, तो वो उसको नहीं दिखेगी। पहले खुद का गोल को खुद सेंट्रिक नहीं कर पाएगा। बराबर है, आपको हमेशा एक काउंसलिंग करने की कला सिखाती है, बोलते जितने परसेंट पहले ज्यादा है ना, उसको पहले देख के उसको इंटरप्रेट करो और उसके आधार पे बोलो। बराबर है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि वहां पे पैटर्न के आधार पे भी आपको बोलना होता है कि कौन से इसमें कौन सा पैटर्न होता है। तो ये आज पैटर्न है, तो इंट्रापर्सनल में अगर आज पैटर्न आता है, तो ये बंदा जो होता है तब तक खुद की वैल्यू नहीं देगा जब तक वो खुद के प्रति अटेंशन नहीं डिसाइडेड करेगा। लेकिन जब खुद के प्रति अटेंशन डिसाइडेड करेगा, तो देखना है खुद को बहुत बेहतर वे पे लेके जाएगा, दूसरे को कंपेयर करके उससे भी हट के पर्सनैलिटी खुद के अंदर डेवलप करेगा। लोगों से हट के ये क्या करेगा, पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। ठीक है, बाद में लॉजिकल में भी आता है, इसका लॉजिकल में भी सेम इशू है।
कि लॉजिकल में ये क्या करेगा, लोगों से हटके लॉजिक को दौड़ाना चाहता है, यानी ये ग्रुप के अगेंस्ट में खुद को रखना चाहता है। ये बंदा क्या होता है, इसका लॉजिक जो होता है लोगों से हटके चलता है, और लोग इसको इसलिए मूर्ख बोलते हैं क्योंकि लोग भीड़ से हटके विचार करना चाहता है, क्योंकि इंफ्लूएंस है ना, इसको आर्ट है लोगों से अलग दिखाने का। पीकॉक का नेचर होता है, गुण होता है कि वो अपनी क्वालिटी से, यानी लोगों की जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा है आपको? सर ये जो 0% दे रहा है, तो हम लोग को जो लिखा हुआ है वो नहीं बताना है, क्या बताना है उसके बदले में? पैटर्न, पैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखना है। देखो रिपोर्ट ऐसी भी आएगी, बहुत रिपोर्ट ऐसी होती है कि जो हमको कंफ्यूज कर देती है। जब आप किसी को बोलने जाते हो ना कि सर आपके बच्चे में आईक्यू लेवल कम है, तो वो पता चला कि वो बच्चा मैथ और साइंस में ही अच्छा होता है, और हम रिपोर्ट को देख के बोलते हैं कि नहीं आपके बच्चे का साइंस और मैथ खराब है। हम्म। बोलते ना अपन, ऐसा तो होगा। मैडम बोलते थे। बोलते हैं, लोग बोलते हैं आपको नहीं नहीं मेरे बच्चे का तो मैथ तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैं क्या मेरे किया साथ आने क्या? वाली दिक्कतें बोला हूँ कि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम काउंसलिंग इस रिपोर्ट को देख के करना चालू की, परसेंटेज को देखना चालू की, तो मेरे को लोग बोलते थे अच्छा, तो मैं बोला ठीक है मैम अभी नहीं आई तो आगे आने की चांसेस है। लेकिन आगे भी उस बच्चे का मैथ डेवलप हुआ, क्योंकि मैं ये भूल गया था कि न्यूरॉन हमारे बढ़ते कम नहीं होते, न्यूरॉन का हो जाते हैं हमारे, बढ़ते हैं कम नहीं होते। एक तो स्टेबल रहेगा, हम्म। यानी जो बना हुआ पैटर्न बना जाएगा वो कम नहीं होता है। बॉडी में एक ही चीज ऐसी होती है, न्यूरॉन जो ऐसी चीज होती है कि जो बढ़ता है कम नहीं होता, स्टेबल हो जाएगा। वो क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। यानी आपकी एक धारणा बन गई, नई चीज आपने सीख ली, तो उतना न्यूरॉन आपके ब्रेन ने क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे जैसे इनके अगर आप रिपोर्ट में देखते हो, आप अपने मोबाइल में रिपोर्ट खोल लेना सभी जन, डीएमआईटी काउंसलिंग में है ना, उसका वो ब्रेन वाला जो अभी दिखा रहा था उस पोर्शन को खोल लेना। मैं भी खोल देता हूँ मेरे इसमें, एक मिनट मोबाइल में। तो उसमें डीएमआईटी काउंसलिंग वाला जो अभी था ना, वो पोर्शन को खोल लीजिए अभी। ठीक है, सानवी अरोरा जो आपके डीएमआईटी के काउंसलिंग के रिपोर्ट में होगा, उसमें ब्रेन वाला ही खोलना। खोल दिए सभी ने? क्योंकि डेस्कटॉप शेयर करूंगा तो फिर मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। मोबाइल में खोल दीजिए इसको। तो पहले जो पर्सनल है, अभी इंट्रापर्सनल क्वालिटी में एक्सपोर आया, तो हम एक्सपोर यानी पैटर्न कौन सा होगा, आश्रित रेडियल, आश्रित रेडियल होगा। ठीक है, क्योंकि पहले अल्नर आता है बाद में रेडियल आता है, इससे एक्सपोर दिया होगा तो आश्रित रेडियल होगा। तो इसकी इंटरपर्सनल की क्वालिटी तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक ये खुद के प्रति अटेंशन नहीं देगा, लेकिन जब भी ये अटेंशन देगा तब भी इस क्वालिटी को डेवलप कर पाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई होता है, एडोप्टेबल नेचर हाई होती है इसकी। तो इसका पोटेंशियल धीरे धीरे जब ये जैसा अटेंशन होते जाएगा या इसके दिमाग में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, उस चीज को अचीव करने की एबिलिटी रखेगा। जैसे कोई बोलेगा यार तू सोचता कम है, तो ये बोलेगा कि नहीं मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। कोई बोलेगा कि तेरे को नींद का प्रॉब्लम है, बोलेगा नहीं मैं तो बहुत ज्यादा सोता हूँ। क्यों, डेफिनेटली ऐसा रहेगा, बहुत ज्यादा सोएगा। ठीक है, साथ में इसके लॉजिकल की बात करते, लॉजिकल में भी कम दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी रेडियल है। अभी रेडियल पैटर्न अगर कैसे कहीं पे भी आता है, आज अगर आपके लॉजिकल में आएगा तो क्या होगा, लोगों से बेहतर करने की कला, पोटेंशियल हाई है, तो हाईली खुद के लॉजिक को बदलाने की एबिलिटी इसको है, कॉन्शियस होता है। आज पैटर्न कॉन्शियस होता है, खुद को बचा के काम करने वाला है, तो ऐसे काम में कभी नहीं जाएगा जिस
काम में ये फंसने वाला है। लॉजिक वहां पे ही लगाएगा जहां पे इसको बदलाव मिलेगा, अदरवाइज वहां पे लॉजिक नहीं अप्लाई करेगा जहां पे लोग लॉजिक लगाते हैं। ये दुनिया से भीड़ के हट के दिखना चाहता है, इस क्वालिटी होती है ना इस फिंगरप्रिंट की। और इन्फ्लुएशन लॉजिकल में आने के कारण इसका लॉजिक कैसे रहेगा, लोगों से हटके लॉजिक चलाएगा, और लोग जो हटके क्रिया सोचते उसके अपोजिट क्रियाओं को सोचेगा। और साथ में ये जो आते हैं इसके थॉट प्रोसेस में आ रहा है, किस में आ रहा है, उसके थॉट प्रोसेस में आ रहा है। में लॉजिक आने के कारण उसके विचार वैसे हो गए, विचार हो गए ना उसके, यानी उस थिंग को बनाएगा, यानी दिमाग में लॉजिक को करना है नहीं करना है, किस वे पे परफॉर्म करना है, लोगों से हटके कैसे परफॉर्म करेगा, इसके बारे में वो सोचेगा, लोगों के बारे में सोचेगा। ठीक है, बाद में देखना इसके नीचे में नेचुरलिस्ट में भी वही पैटर्न है। ठीक है, तो नेचर के प्रति इसका अटेंशन बना रहेगा, नेचर के प्रति क्या होता है, इसका अटेंशन बना रहता है। क्यों बना रहता है नेचर के प्रति इसका अटेंशन, इसका रीजन ये होता है क्योंकि इसका पोटेंशियल वो है नेचर की तरफ अट्रैक्ट होना। तो अगर ये बच्चा दोनों भी हो सकता है, नेचर की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों क्वालिटी इसके अंदर हो सकती है। इसका बचपन का इंटरेस्ट कैसा है, इसकी फैमिली का इंटरेस्ट कैसा है, उसके आधार पे इसका नेचर इंटरेस्ट बताएगा। विजुअली भी बड़ा स्मार्ट बच्चा है, ठीक है, विजुअलाइजेशन कर सकता है अगर इसने अटेंशन दिया तो। अब ये क्रिया है उसमें काम करेगी कि नहीं करेगी कैसे पता करोगे आप, X2 उसमें काम करेगा कि नहीं करेगा कैसे पता करोगे। सर एक मिनट, वो DIV01 है वो इनफाइनाइट है क्या? हाँ, वो जीरो से जीरो को डिवाइड किया ना, इसलिए इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट। इन्फिनिट, यस, यानी उसकी ऊर्जा ज्यादा है। जीरो जीरो इसलिए है कि उसकी इनफाइन एनर्जी ज्यादा है जिसको काउंट नहीं कर सकते हम। तो सोचो इसका इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पार्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे आप सोचोगे थ्रू इसके पैटर्न। ऐसा कौन सा पैटर्न है ये देख के, या कौन सी चीज देख के आप बोलोगे कि इसमें इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन काम करेगा कि नहीं करेगा। इसका विजुअलाइजेशन काम करेगा कि नहीं करेगा, ये किस इसका चीज को देख के मतलब आपको पता इसने चलेगा। अगर ध्यान दिया तो देर इज नो लिमिट, बट नहीं या दिया तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं करेगा, यस। लेकिन आप कैसे जानोगे कि इसका लॉजिकल काम करेगा कि नहीं करेगा, या इसका विजुअलाइजेशन काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसे जानोगे। ये जो आप पैटर्न बोल रहे हो ना उसका X4 और RC2 से, कि वो खुद होके जो अभी आपने इसके लिए लॉजिकल के लिए एक्सप्लेन किया था। हाँ, देखो मतलब इसको उतना मैं पहचानने की एक्सप्लेन एक नहीं कर बात है। पाऊंगी, बट यस, आपके जो बोलने ओके, से मुझे समझ में आया। देखो कोई बंदा अपनी विजुअलाइजेशन की पावर यूज कर सकता कि नहीं कर सकता, तो उसका पिक्चरोग्राफिक देख लेना, ठीक है। क्योंकि हम वही विजुअलाइज करते हैं, वही इमेजिनेशन करते हैं जिसको हम देखते हैं। ड्राइंग देखना, किसी का अगर इमेजिनेशन अच्छा है, विजुअलाइज अच्छा नहीं, तो उसका ड्राइंग उतना खासा नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा। और किसी का विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, इमेजिनेशन कमजोर होगा, तो भी उसका ड्राइंग खराब होगा। ये दोनों अच्छे रहने चाहिए, तब जाके वो चीजों का, वो इंसान का कंसंट्रेशन हाई होता है। कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन उसका हाई होता है। अगर किसी का कंसंट्रेशन कैसा है चेक करना है, तो उसका इंट्रापर्सनल चेक करना, उसका इमेजिनेशन चेक करना, उसका विजुअलाइजेशन चेक करना। अगर ये चीजें उसमें नहीं है तो देखना वो बच्चे का पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होगा। अगर जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता ना, उसमें ये तीनों चीजों को देख लेना। वो बच्चा सेल्फ वैल्यू नहीं देता है। सेकेंडरी, वो बच्चा जो होता है वो चीजों को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिसमें उसके इमेजिनेशन नहीं डेवलप हो गया। और इमेजिनेशन नहीं डेवलप हुआ करके उसका विजुअलाइजेशन भी डेवलप नहीं होगा।
नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, इमेजिनेशन में कम वैल्यू दिखाते हैं, विजुअलाइजेशन में ज्यादा दिखाते हैं, तो हम बोलते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा विजुअलाइज करेगा। अरे जिसका इमेजिनेशन नहीं कमजोर है वो विजुअलाइज क्या करेगा? आप कौन सी चीज को विजुअलाइज करते हो? जिस चीज के इमेज को आप समझ पाते हो। अरे आपने एप्पल को ही नहीं कभी समझा, एप्पल के स्ट्रक्चर को ही नहीं समझा, तो एप्पल को नए नए फॉर्म में आप विजुअलाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए इसमें तीन जो होते हैं, जो पार्ट होते हैं किसी का विजुअलाइजेशन और कंसंट्रेशन देखने का, तो इन तीनों पार्ट को पैरेलली डेवलप करना पड़ता है, एक पार्ट को डेवलप करने से नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसका इमेजिनेशन नहीं है, अब हमने बोला, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने इंट्रापर्सनल को ही क्यों बोला, इंट्रापर्सनल को ही क्यों बोला? क्योंकि इंट्रापर्सनल जो होता है ये सेल्फ एनालिसिस का नंबर होता है, सेल्फ सेंट्रिक का नंबर होता है। और सेल्फ सेंट्रिक जो ध्यान का जन्म जो होता है खुद पे ध्यान केंद्रित करने से होता है। और आप चीजों को बेहतर वे से ध्यान में कैसे जा सकते हो? जब आपका इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन होगा। बहुत लोग बोलते हैं ना सर मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ, मैं ये चीज नहीं कर पाता हूँ, मैं कंसंट्रेशन से कोई चीज नहीं कर पाता। तो क्यों नहीं किया उसने कंसंट्रेशन से वो चीज? क्योंकि उसके जो पैटर्न बोलते कि उसका जो पैटर्न बोलता है इसके कारण। पहला एक्शन, ध्यान करना है, एक एक्शन है, फिजिकल अपीयरेंस है। दूसरा ध्यान में मीनिंग रखती है थिंक, थॉट, कि किस टाइप के अफर्मेशन को आप अपने दिमाग में डालना चाहते हो, किस टाइप के थॉट को, किस टाइप की लाइफ को आप चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, थिंक। और बाद में आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी जो हमने थिंक किया हम उस थिंक को पूरा होते हुए देखते हैं। तो ये आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जो बताता है ना, यहाँ से आप स्पिरिचुअल हो कि नहीं हो आप कैसे पता करोगे? इंट्रापर्सनल क्वालिटी, इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये तीनों चीजें होती है जो बताती है कि आप ध्यान कर सकते कि नहीं कर सकते। साथ में और एक मजे की बात बताता हूँ, आप में अवेयरनेस स्किल है कि नहीं है? अवेयरनेस आएगा कि नहीं आएगा आप उसके रिपोर्ट में कैसे देखोगे? तो नेचुरलिस्ट को देख लेना, जो नेचर की भावना को समझ सकता है उसमें हायर अवेयरनेस आएगा, और जो नेचर की भावना को नहीं समझ सकता, जिसमें नेचुरलिस्ट लो होता है, वो कभी अवेयरनेस की तरफ नहीं जाता है, मोक्ष की तरफ नहीं जाएगा, अवेयरनेस की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर के तरंगों को समझना हमारी क्वालिटी होती है, नेचर के तरंगों को समझना हमारी क्वालिटी होती है। अब बात करते काइनेटिक की। काइनेटिक में जो पैटर्न है रेडियल लूप है। रेडियल लूप होने के कारण ये बंदा अपने बॉडी के स्ट्रेन को अच्छे वे से यूज कर सकता है, आउट ऑफ बॉक्स जाके यूज कर सकता है, एक्शन को आउट ऑफ बॉक्स जाके यूज कर सकता है, रिफ्लेक्टिव रिलैक्स एक्शन देगा। ठीक है, यानी आप इधर खींचोगे तो वो बातों को उधर खींचना शुरू कर देगा, बॉडी के स्ट्रेन में उसके डिफरेंट दिखेगा, लोगों से हट के थॉट को कैरी करेगा, आउट ऑफ बॉक्स जाके एक्शन को करेगा। जैसे कोई बंदे होते हैं ना डेयर करने की एबिलिटी रखते हैं, कोई कोई बंदा होता है जिसको आप बोलते हैं आप यहाँ से नहीं कूद सकते, तो वो बोलेगा मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, और कूदने की अलग तकनीक को इजाद करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आइडिया होती है आउट ऑफ बॉक्स होती है। और देखना कौन सा बच्चा अगर एक्शन ओरिएंटेड होता है तो जिसका जो काइनेटिक पार्ट जो होता है ना वो किसी में ज्यादा हाई होने के कारण वो बच्चा एक्शन ओरिएंटेड होता है। तो ये पार्ट से आप पता कर सकते हो कि जैसे कोई बच्चा होता है सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा, उसमें दिमाग में प्रेशर आएगा तो प्रेशर को झेल पाएगा कि नहीं पाएगा, तो ये जो कैपेसिटी होती है काइनेमेटिक्स से पता चलती है। अगर काइनेमेटिक्स में अगर सपोज रोल पैटर्न होते हैं ज्यादा हाईली पैटर्न होते हैं तो और उसके दिमागी जैसे ऊपर के इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन कम आता है, उसका इंट्रापर्सनल जो क्वालिटी होती है इंट्रापर्सनल क्वालिटी उसकी लो आती है। ठीक है, तो वो सेल्फ ब्लेमिंग करता है और उसके चक्कर में वो फ्रस्ट्रेट ज्यादा होगा, उसको बोलते फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आएगा।
जाएगा, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, और वो होता है उसका टैकल करने की मेथड। तो हमेशा ही वो अपनी एनर्जी को बुरी एनर्जी में कन्वर्ट करने के पीछे लगा रहेगा, टैकल करने की एबिलिटी। ठीक है, तो इसलिए फिंगरप्रिंट में पैटर्न को देखना आना चाहिए, उसको विजुअलाइज करना चाहिए। तो जब आप क्या करना, अभी तक जो रिपोर्ट आपने बनाई थी और जिसके अनुसार आपने काउंसलिंग की थी, ठीक है, तो आपको ये होमवर्क है। जो डीएमआईटी करता है उसको डीएमआईटी अच्छे से सीखना है ना, तो उनके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्या करना है आपको, तो होमवर्क ऐसा करना है कि पहले रिपोर्ट का एनालिसिस कर लीजिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको रिपोर्ट को देख के लगती है वो एक पेज पे लिख लीजिए। क्या करना है आपको, एक पेज के 2 भाग करना है। ऊपर में नाम लिख लीजिए जिसका रिपोर्ट है, खुद का रिपोर्ट होगा तो खुद का रिपोर्ट को एनालिसिस कर लेना। ठीक है, खुद का रिपोर्ट लिख लेना। और उसमें क्या लिखना है आपको, कि आपको लिखना है कि पहले रिपोर्ट से क्या आपने एनालिसिस किया। पैटर्न वाली चीजों को भूल जाओ, जो रिपोर्ट दिखाते हैं उससे क्या आपने एनालिसिस किया, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो ये आपको लिखना है। और फिर दूसरी साइड में क्या करना है, फिंगरप्रिंट के अनुसार, आपने ब्रेन पैटर्न के अनुसार जब उस फिंगर को रचा तो उसके इफेक्ट के अनुसार क्या कैरेक्टरिस्टिक उसमें आएगी, क्या कैरेक्टरिस्टिक उसमें आएगी, ये आपको लिखना है। और दोनों का काउंसलिंग मेथड देखना है, दोनों हिसाब से एक जजमेंटल काउंसलिंग निकालना है। फिर थर्ड कंक्लूजन निकालना है कि क्या कौन से व्यूज आपको सही लगे और कौन से व्यूज आपको गलत लगे। यानी आपने जो व्यूज फिंगरप्रिंट के आधार पे किए थे और आगे वाले में जो ऑब्जर्व किए, ये आपको सही लग रहे कि जो रिपोर्ट के जो व्यूज दिखा रहे हैं वो आपको सही लग रहे। इस व्यूज को आपको एक बार चेक करना है। तो आपको पता चलेगा जब आप इस व्यूज को चेक करोगे तो फिंगरप्रिंट का जो आपने व्यूज रखा था वो 100% कहीं पे तो भी मैच हो रहा है और उसका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा। ये आपकी अध्ययन की कला बताएगी, जितना आप उसमें रिसर्च करोगे उतनी कला ये बताती जाएगी। और काउंसलिंग में यही चीज होती है, जो दिखता है वो तो कोई भी बता देगा, जो छुपा वही तो बताने में मजा है। काउंसलिंग का सही मीनिंग क्या होता है, जो दिखता है ऐसे रिपोर्ट किसी को भी दोगे तो 10 काउंसलर पढ़ के बता देंगे। आपके वास्तु में अगर कोई दोष पड़ा होगा सपोज, तो वो 10 पंडित देके बता देंगे, लेकिन यहाँ पे सुप्त गुणों में जो इम्पोर्टेंस होता है वो अलग चीज होती है। ठीक है, तो वो चीजों को समझ के अप्लाई करने में, जो किसी का माइंड नहीं पकड़ पाता, लॉजिक किसको बोलोगे, जो किसी का माइंड नहीं पकड़ पाए वो आपके माइंड ने पकड़ा। दैट्स कॉल्ड इज लॉजिक, योर लॉजिक बड़ा हाई है। देखो इजी वे पे दिख रहा है उसको तो कोई भी बोल देगा, और वो कला पेरेंट भी सीख जाएगा तो पेरेंट को भी पता चल जाएगा कि मेरे बच्चे का इंटरपर्सनल लो है और इंटरपर्सनल क्वालिटी में जाके ये एक्टिविटी करूंगा तो वो बढ़ जाएगा। मानते हो इस चीज को, क्योंकि वो लिखित चीज है ना। लेकिन जो लिखित चीज नहीं होती उसको क्या होता है, कोडिंग के आधार पे पढ़ा जाता है, उसको ये बोला जाता है कोडिंग। और इस कोडिंग के आधार पे ही आप क्या करते हो, इस चीजों को अच्छा बनाने लग जाते हो, इस चीज को बेहतर वे पे एक्सप्लेन करना सीख जाते हो, क्योंकि आपके ब्रेन ने वो पकड़ा जो लोगों के ब्रेन ने नहीं पकड़ा। और इसी कारणवश जो होते हैं ना, आपकी काउंसलिंग ना की अच्छी रहेगी, भले आपके रिजल्ट भी अच्छे रहेंगे, आपके जो डीएमआईटी के रेशियो जो बढ़ जाएंगे। पहले 10 लोगों को आप बोलते थे उसमें से आपको 8 काउंसलिंग आती है। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आ गया आपको? नहीं सर, एक बार होमवर्क क्या है वो तो रिपीट कर दीजिए ये ना बंदा, प्लीज सर। हाँ, तो जब आप इसका हाँ, एक बार होमवर्क करोगे रिपीट। ना, ये इसका टास्क करोगे, आप खुद परफॉर्म करोगे, तब ये चीजें समझ में आएगी। जैसे मैं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगी, हाँ, ये चीजों को आपको टास्क को परफॉर्म करना होमवर्क है। बता दो सर क्या है एक बार। हाँ, होमवर्क क्या करना है, आपने जो रिपोर्ट बनाई है खुद की बनाओ दूसरों की बनाओ, चलेगा। ठीक है,
आपको तो ऑब्जर्वेशन स्किल पता है। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट को पढ़ के पहले रिपोर्ट का एनालिसिस कर लो, रिपोर्ट के परसेंट के अनुसार उस बंदे का पर्सनैलिटी कैसा रहेगा, थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा और लाइफ अचीवमेंट पॉइंट कैसे रहेगा उसके, ठीक है, क्या उसका थॉट प्रोसेस होगा। और यही चीजों को बाद में हर एक इसमें, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि कौन से उंगली में क्या दिखने से क्या थॉट प्रोसेस कहाँ पे होता है, पहले इसमें क्या होगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, थिंक कैसी रहेगी, ठीक है, बाद में टैकल करने की एबिलिटी कैसे रहेगी और साउंड इफेक्ट और विजुअल इफेक्ट कैसा लगाएगा, ये यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, निकालना है और एक उसके पैटर्न के हिसाब से निकालना है। एक रिपोर्ट से अनुसार निकालो, रिपोर्ट में जैसे परसेंटेज के आधार पे दिए रहते हैं तो वो चीज उसकी कैसे रहेगी, जैसे लॉजिकल रहेगा तो लॉजिकल कैसा रहेगा उसका, ओके ओके लॉजिकल रहेगा तो लॉजिकल, ऐसे पूरे 200 उंगली का पहले बना लो कि इसमें ये पैटर्न है। जैसे इसमें अभी सपोज जैसे आपका रिपोर्ट है जिसमें R 18.38% दिया, तो इसका इंटरपर्सनल कैसा रहेगा। तो पहले ये वाला चीज आप होमवर्क करना, तो इसके बाद में आपको और इससे बेहतरीन में बताऊंगा, जैसे आप जब इसको मैच करोगे ना तो इसकी पढ़ने की कला बताऊंगा फिर मैं आपको। ओके सर, ओके डन। ठीक है, हाँ जी, आप एक रिपोर्ट पढ़ो, 2 Okay, रिपोर्ट पढ़ो, 3 रिपोर्ट, और जो एनालिसिस करोगे ना ग्रुप में डाल देना, तो फिर उसके अनुसार अपन एनालिसिस को पढ़ेंगे। ओके सर, ठीक है, डन, ठीक है, कर लेंगे। समझ में आया। तो सर पेज 20 का कंसंट्रेट करके उसका एनालिसिस करना है ना। हाँ, आप 20 का करो या पूरे DMIT का कर लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पूरे DMIT का करना अच्छा लगता है तो पूरा DMIT का कर लो, तो अपन वही पैटर्न को पूरी DMIT की रिपोर्ट में बैठा देंगे। जितना रिपोर्ट बड़ा बनाओगे ना उतनी रिपोर्ट में अपन बैठा लेंगे उसको। पूरे DMIT मतलब कौन सा पेज सर। देखो अभी 21 का तो पेज अपन देख रहे हैं, बराबर है। हाँ, तो ठीक है, इसी पेज के ऊपर से कीजिए। अपन ऐसा करेंगे तो आपको आसानी कैसी जाएगी वो बताओ, आपको आसानी कैसे जाएगी। एक एक पेज का DMIT में जो जो पेज देख के हम काउंसलिंग करते हैं या जो जो ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करके मैं बताऊं कि कैसे बताओ, आप बताओ आपको नहीं इजी आप कैसे जाएगा बताओ वो बेस्ट बताओ। काउंसलिंग कैसा है, हम वही पढ़ेंगे। नहीं बेस्ट काउंस देखो, क्या करना है, आप जिस वे पे जाओगे ना उस वे पे बेस्ट काउंसलिंग तो मैं बता ही दूंगा ना आपको। क्योंकि खाली आपको पेज आपका वे 20 में चुनना है कि आपको आपको कैसे टोटल समझ में आएगा। सिनॉप्सिस मिलता है ना। हाँ, पेज इसमें 20 में पूरा हाँ, पूरा मिल जाता है, एनालिसिस ही आ जाता है, उसका ऑडिटरी कैसा है, इसका विजुअल कैसा है, टोटल आ तो जाएगा। ये सब इसमें आ जाता है। क्योंकि मुझे लगता है पेज 20 अगर हमें समझ में आया तो 80% हो गया, फिर उसका डिस्क हाँ, बाकी 2-3 बाद चीजें अलग से। में डिस्क है, बाद में फिर एक्वायरिंग स्टाइल है, बाद में हाँ, 9 इंटेलिजेंस है, ठीक है। हाँ, तो इन चीजों को फिर बाद में हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ओके ठीक है, तो इतना करके आप मुझे सबमिट कर देना, तो फिर मैं आपको पढ़ाना सिखा दूंगा इसको। ठीक है। और पेज 20 में सर DIV इनफाइनाइट है, तो 0% जीरो ही है ना, वो जीरो ही है, उसका इनफाइनाइट नहीं है। हाँ, तो आप देखना ना आपके हिसाब से क्या पढ़ना है, अभी तक जो स्टडी आपने की है उसके आधार पे आप क्या मूल्यांकन करते हो उसका। ओके एक DMIT के रिपोर्ट के हिसाब से मूल्यांकन करना है, एक आपके खुद का व्यूज क्या बोलता है, ओके वहां पे पैटर्न को लगाने के, जो पैटर्न हमने सीखे, जो पैटर्न का कंपैरिजन हमने पढ़े, थोड़े स्टडी को निकालो और उसमें क्या व्यूज आपको लगता है। सर पेज 20 मैं जो रिपोर्ट कर रही हूँ उसमें 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड 19 सब मल्टीपल इंटेलिजेंस है, नहीं, वो उसके बोल रहे नीचे हो। वाला, उसके नीचे वाला सॉरी 21 21 की बात कर रही हूँ। 21 ना, ओके। हाँ हाँ, हाँ, जिसमें एक्चुअली दिमाग व्यू का बॉर्डर स्ट्रक्चर बनाया। देखोगे ना आप तो उसमें 20 है, बट पेज हाँ, ब्लैक उसमें में 20 है। 21। हाँ 21 है, हाँ ऐसा रहेगा वो। तो अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया ना तो आपको 90% चीजें समझ में आएगी। क्यों ये मैं इस पे ज्यादा आपको एनालिसिस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि एनालिसिस को समझ जाओगे ना फिर काउंसलिंग की मेथड जल्दी समझ जाओगे। अगर एनालिसिस नहीं समझ में आएगा और मैं काउंसलिंग की मेथड आपको बताऊंगा ना तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, क्योंकि कौन सी मेथड कौन सी चीज में अप्लाई करनी है तभी समझ में आता है जब उसका एनालिसिस सही हो। सर पर ये जो रिपोर्ट है तो उसमें तो वो उसके फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से लिए होंगे ना। हाँ, उसी फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से लिए। तो उसमें तो आपने बोला ना काउंटिंग होती है कितना रिजेस और हाँ, वो रिजिस्ट सब, काउंटिंग होती है, रिजिस्ट काउंटिंग होती है, यस। तो फिर इसमें किधर लिखा है वो। क्या इस इसमें रिपोर्ट रिजिस में है? काउंटिंग
देखो, हाँ रिजियस काउंटिंग मैं बताता हूँ उसमें कहाँ पे लिखा है, 1 मिनट मैं रिपोर्ट ओपन करके बताता हूँ आपको। क्योंकि 20 क्या नंबर ना के मैं भूल ही गई कि क्लास है आज, इसलिए नहीं, लेट हो गया। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट, कहाँ पे आपको रिजियस काउंटिंग मिलेगा और कहाँ पे उसका टाइप मिलेगा, ये मैं इजीली बता देता हूँ आपको। टाइप कहाँ मिलेगा और उसका रिजियस काउंट कहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे X4 जो लिखा है ना, हाँ ये इसका टाइप है, हाँ ठीक है। और हाँ RC लिखा है, RC रिजियस काउंट, ये 5, हाँ, ये जो रिजिस 5 काउंट लिखा, ओके। हाँ हाँ ये 5, ठीक है। हाँ और अरे यार कहाँ चला गया, 1 मिनट, समझ में आ गया। ये हाँ पैटर्न हाँ नेम है और ये इसका टाइप है, यानी रिजियस काउंट है, कितनी लाइन है उसमें, अच्छा। उसका काउंटिंग है RC यानी, ठीक है। और क्या क्या समझ में नहीं आया इसमें। हाँ, ये पैटर्न नहीं समझ में आया कि आपको X1 X2, तो मैं इसका नहीं क्या ग्रुप में डाल देता हूँ। सर ये हाँ, वो X4 ये क्या है? हाँ हाँ, तो ये कोड कोड है ना, तो इनका मैं लॉन्ग फॉर्म आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, तो आपको हाँ, समझने में आसानी जाएगी कि पैटर्न कौन सा है ये। और ये सर ये जो 0% ज्योमेट्री 0% वो सब लिखा है न्यूमेरिकल 0%, वो क्या है? वो 0% यानी वहाँ पे न्यूरॉन नहीं है, ऐसे बता रहा। या प्लानिंग का भी, मतलब फर्स्ट में देखो प्लानिंग का 0 है, सोशल में 67 है, इमोशंस 100% है और 32.76 मोटिवेशन है। ये परसेंटेज होते हैं, जब रिपोर्ट कोई भी आप पढ़ते हो ना, तो उसमें परसेंटेज होता है, एनालिसिस होता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो परसेंटेज है। अच्छा। चलो मैं सर इसका ये कोडिंग X4 में क्या डालता हूँ। है? ये X4 क्या है? पैटर्न मैं उसका अभी डालता हूँ ग्रुप में। ये पैटर्न होते हैं, तो एक्सपोर यानी क्या होता है, आर्च विथ रेडियल। तो इस पैटर्न के नाम मैं ओके, आपको अभी ग्रुप में डालता हूँ, यानी ये कोडिंग के हिसाब से नहीं, क्या रिपोर्ट के कोडिंग के हिसाब से मैं आपको डालता हूँ। आर्च इज रेडियल, ओके। यानी जो 0% है या जो भी है, मतलब उसके उसमें क्षमता नहीं है, उतनी उतने न्यूरॉन्स नहीं है उसने में, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, लेकिन वो पैटर्न की क्वालिटी डालना, पैटर्न की क्वालिटी बताती है। ऐसे जीरो इसमें रिपोर्ट में बताता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इसमें क्षमता नहीं है। ये हाई क्षमता से भरा होगा, क्योंकि कुछ कुछ पैटर्न की क्वालिटी होती है। हमने पैटर्न की क्वालिटी पढ़ी है ना। हाँ, हाँ, वो पैटर्न की क्वालिटी को ध्यान में रखना। तो भी ये जो 80, सपोज ये बोलते हैं 0% इसमें लिखा है सॉरी, यानी उसका इंट्रापर्सनल इंट्रोवर्ट, यानी जो है, जो इंट्रोवर्ट, सेल्फ इवैल्यूएशन, गोल सेटिंग, इमेज कॉन्शियसनेस, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, गोल सेंट्रिक, सेल्फ सेंट्रिक, ये सब लिखा है। तो ये 0% किसके ऊपर जाएगा? तो वही तो आपको समझना है ना, वही तो होमवर्क है। वो पैटर्न को देखना है ना सर अपने को, वो फिंगर्स को देखना है, फिंगर की पैटर्न के साथ लिंक करना है अपने को, वही है ना सर? हाँ, फिंगर के पैटर्न के साथ आपको लिंक करना है। और इसका मैं ये आपको भेज रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसका, हर पैटर्न के जो कोड दिए है ना आपको समझने के लिए, मैं कोड हाँ। डालते जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी कौन सा पैटर्न लिखा है, तो आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकोगे। और उसको जो मैंने फिंगरप्रिंट का आपको बताया ना, उससे एनालिसिस करना है इसको। सर पैटर्न के साथ एक्वायरिंग स्टाइल भी इसका स्टडी करना है या सिर्फ पैटर्न स्टडी करना है? आपके हिसाब से आप एक्वायरिंग भी कर सकते हो, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। आप Okay. कितना उसको इवेल्युएट करते हो वो आपका नॉलेज, ठीक है। फिर Okay. मैं मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कराऊंगा आपको। मैंने पैटर्न के कोड आपको डाल दिए ग्रुप में, ठीक है। सर आप पैटर्न की भी वो भेज दो साथ में, जो आपने देखनी है। भेज दिया, पैटर्न के कोड भेज दिया मैं। आप देखो ग्रुप में, देखो मैंने लिख के डाला है कि W1 लिखा होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे R है, तो R का वैल्यू, R का मीनिंग होता है रेडियल लूप, ठीक है। बाद में कौन सा है, W1 X4 पैटर्न है। हाँ, X4 W4 यानी या जो टेंटेड elongated आर्च विथ part। रेडियल लूप। X4 लिखा है तो क्या है यहाँ पे, टेंटेड आर्च विथ रेडियल लूप, ठीक है। तो ये पैटर्न रखिए, आपको ये कोड ऐसे रिपोर्ट में डाले हुए ये कोड मिलेगा, W1 W2 ऐसे नहीं क्या कोड मिलेंगे। तो यहाँ से आपको पैटर्न पहचानना चाहिए करके ये मैंने डाला है आपको। तो हम नंबर ऑफ रिपोर्ट को जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि DMRT क्या बोलती है और क्या आपको समझना है उसमें।
और सर ये जो नॉन वर्बल और वॉइस टोन है वो क्या होता है? कहाँ पे मैम? नॉन वर्बल, ये तो इसको एक्स्ट्रा कैटेगरी में डिवाइड किया है कि जैसे इसका लिंग्विस्टिक नॉलेज होगा, बराबर है। नॉन वर्बल यानी क्या बोलते हैं, बॉडीली, जैसे हाव भाव से टेम्पोरल। दिखते हैं ना, बॉडी लैंग्वेजली। नॉन वर्बल यानी बिना बातों के हम उस चीजों को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वर्बल यानी बोल के एक्सप्रेस करना, रिटर्न यानी लिख के एक्सप्रेस करना। अच्छा, और ये जो वॉइस टोन है? जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी हाथ से, वॉइस टोन यानी आवाज कैसा यूज करेगा, वो चढ़ा उतार कैसा रहेगा। ओके। ठीक है, चलो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये पढ़ने में आपको। पैटर्न बुक सारा है जी। आप भेजो या हमें अपना कैसे करना है? वो जो अभी रिपोर्ट है ना मैम ने ग्रुप में डाली है, उसके अनुसार आप एनालिसिस करो। सर 2-3 रिपोर्ट है, वो भी एक रिपोर्ट है मेरे पास, वो डाउन सिंड्रोम की भी रिपोर्ट है सर, वो भी डालना है क्या? ये सर डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका एनालिसिस आपके साथ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम काउंसलिंग करेंगे तो पता चलना चाहिए कितना मैच पता नहीं होता है। हाँ हाँ, सर उसके पर वो ऊपर वर्क कल करना है। डालिए ना, एक एक करके डालिए ना। हाँ, एक एक करके डालेंगे तो आपको ही समझने में अच्छी होगी। अलग अलग टाइप की ठीक है। डालिए, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। सर, ठीक है ठीक है, अभी पहले आज इसके ऊपर ये है वर्क तो कर, फिर बाद में दूसरा डालो, ऐसा करो। यस यस यस, ऐसा वैसा करते ही हैं। करो हाँ तो वैसा ही आपको ज्यादा समझ में आएगा फिर।